भाई शब्द भाइयों के लिए ही बोला जाएगा, बहनों के लिए बहन शब्द होता है। देखो इमरान भाई सुनो, अब मैंने आपको भी तो भाई बोला ना इमरान भाई, अब आपने बोला ठीक है और बैठ गए। मैंने आपको भी तो भाई बोला ना इमरान भाई बैठ गए और आप बैठ गए। मैंने आपको भी तो भाई बोला, मैंने आपको भी तो भाई बोला, मैंने आपको भी तो भाई बोला। वो मेरी बहन है, बहन बोलेंगे। आतिशी जी मेरी बहन है, आतिशी जी मेरी बहन है, ठीक है, भाई नहीं है वो भाई नहीं है, वो आतिशी जी मेरी बहन है, आप मेरे भाई हो। वो मेरी बहन है, आप मेरे भाई हो। बैठिए, अब सुन लीजिए। अध्यक्ष जी, मैं केवल इतना बताना चाह रहा था कि एक बार दिल्ली वालों को भी समझ में आ जाए, सारे सदन को मालूम हो जाए कि चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे वो कावड़ सेवा हो, चाहे फूल वालों की सैर हो, चाहे उर्स हो, ऐसी जितनी भी धार्मिक ऐसे हमारे यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं जिसमें सरकार पैसा देती है, ये हेड कब स्टार्ट हुआ? जो सरकार कहती है हमने शुरू किया, गलत। ये हेड कब स्टार्ट हुआ, मैं उसकी जानकारी दे रहा हूं। ये स्टार्ट हुआ जो हमारा कैबिनेट का डिसीजन नंबर 109 डेटेड अक्टूबर 24, 1994। ये 1994 में जब उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे, उस समय ये हेड स्टार्ट हुआ। और उसके बाद में जुलाई 1995 19 तारीख को इसका नाम बदलकर कर दिया तीर्थ यात्रा विकास समिति। तब से आज तक जितना भी पैसा, ये जो सारे विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम, चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे वो कावड़ पूजा हो, चाहे वो उर्स हो, चाहे फूल वालों की सैर हो, या और भी जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं, अगर इनका हेड किसी ने स्टार्ट किया, अगर ये योजना किसी ने शुरू करी, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू करी थी। दूसरा, मैं आपको ये भी जानकारी दे रहा हूं कि इस साल हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो पिछली की सरकारों ने इस मद में जो हम लोग बजट देते थे, पिछली की सरकार वो देते थे 25 करोड़ रुपया, इस साल हमारी सरकार ने 55 करोड़ रुपया इस मद में दिया। यानी कि इस साल छठ पर्व और भी धूमधाम से मनेगा। इस साल कावड़ सेवा और भी धूमधाम से मनेगी और कोई इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, फर्जी बिलिंग नहीं होगी जैसे आपके यहाँ पे होती थी। जी, एक मिनट, पूरक प्रश्न अभय जी। एक मिनट रुको। एक मिनट अभय जी, जिनका प्रश्न है पहले वो पूरक प्रश्न पूछेंगे, फिर बैठ जाओ एक मिनट। हाँ, उसके बाद अजय महावर जी, अशोक गोज, बस उसको। अध्यक्ष जी, आप बस ये प्रश्न पूरा हो जाए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी डिटेल में जवाब दिए, लेकिन मेरा प्रश्न ख और प्रश्न ग का उत्तर पर्याप्त नहीं है और जो भ्रष्टाचार की बात चल रही थी इसी उत्तर में छुपा हुआ है। आज भी अधिकारी जो प्रश्न मैं पूछा हूं उसका क्रमवार जवाब नहीं दिया है। मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि एक बार उत्तर को देखें और इसको क्रमवार जवाब दिलवाएं, क्योंकि सारा भ्रष्टाचार, सारा घोटाला जो पिछले सरकार की है उसमें छुपी हुई है और आज भी अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि ये बात सामने ना आए। प्रश्न ख और ग क्रमवार जवाब भिजवा देंगे। अजय महावर जी पूरक प्रश्न और एक अशोक गोयल जी और एक ओपी शर्मा, 3 पूरक प्रश्न। जी धन्यवाद। समझ में आ गया आप लोग जो प्रवेश जी ने जवाब दिया आदरणीय मंत्री जी ने कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना थी, इससे बचने के लिए आप लोग इतना ड्रामा कर रहे थे, ये समझ में आ गया पूरी सदन को और दिल्ली को। मेरा पूरक प्रश्न है मंत्री जी से, कुल कितने छठ पूजा, कांवड़ पंडाल और धार्मिक अन्य आयोजन समितियों के रजिस्ट्रेशन है दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं और इनके रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी का प्रारूप क्या है और कितने अंतराल में इसका रिव्यू सिस्टम बनाया गया है जो बीच बीच में इसका रिव्यू हो जाए?
माननीय विधायक जी ने, सदस्य जी ने जो सवाल किया है, हम आपको इसकी विस्तृत जानकारी भिजवा देंगे, मगर इसके साथ ही हमारे पास में इस साल में जिस भी विधायक के यहाँ से कोई भी पत्र आता है कि उसके यहाँ पे कितने छठ घाट बनाए जाएं, कितने कार्यक्रम किया जाए, हम वो सभी को अनुमति देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हाँ, माननीय अशोक गोयल जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूरक में पूछ रहा हूं कि दिल्ली के अंदर पूरे वर्ष में जो बहुत सारी रामलीलाएं होती, इस के अंदर क्या रामलीलाओं को भी कुछ अनुदान देने की योजना है? क्योंकि हम लोग भगवान राम का मंदिर हम सब लोगों ने 1 करोड़ लोगों की अपेक्षाएं थी बना है, और भगवान राम की जो रामलीलाएं हैं पूरे दिल्ली में धूमधाम से होती है, और जब हम छठ पूजा के लिए, कावड़ के लिए दिल्ली सरकार अनुदान राशि देती है, तो रामलीला के लिए भी इसको इसमें इंक्लूड करने की योजना। बहुत ही अच्छा सुझाव है, हम इसके ऊपर में विचार करेंगे। हालांकि बहुत सारी पार्टियां चाहती थी कि राम मंदिर ना बने, मगर बहुत अच्छा सुझाव आया, हम इसके ऊपर विचार करेंगे। जी, धन्यवाद। अंतिम पूरक प्रश्न ओपी अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले 11-12 साल में नकली फिक्टिशियस समितियां बनाकर दूसरे क्षेत्र के लोगों को इनक्रोच करके जो काम किया जा रहा था, उनको सत्यापित करने के लिए हमारा मंत्रालय क्या काम कर रहा है, और जो उसके नेचुरल मनाने वाले स्थानीय लोग हैं उनकी समिति हो, ना कि बाहरी इनक्रोचर जो कि फंड का मिसयूज करते हैं, वो इसके अंदर सहभागी बने। धन्यवाद। बस ये अब अध्यक्ष जी, जितना पैसा 10 साल में इस हेड में खर्च हुआ है, और हमको भी पहले बहुत सारी ऐसी गंभीर शिकायतें मिलती आई हैं, ये पूरे प्रकरण की जांच कराने के लिए विजिलेंस को भेजा जाएगा। एक मिनट, आपको अभी नहीं हो गया है ना, प्रश्नकाल खत्म हो गया। एक मिनट बैठ जाइए ना प्लीज, मैं आपको दूंगा मौका बाद में। साथियों, मुझे आज सदन को, राजकुमार चौहान जी कहां गए? चौहान जी को बुलाइए जरा। हमारे जो सदन के सीनियर मोस्ट मेंबर है, जो 1993 में पहली बार इलेक्ट हुए थे, ऐसे ही श्री राजकुमार चौहान जी का आज जन्म दिवस है। अभी उनको हम पूरा सदन उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता है, और वो ये सदन को उनके अनुभव का लाभ मिलता रहे, ये हम सबकी अपेक्षा है। और अभी तक के भी कार्यकाल में मुझे भी उनसे कई चीजें समझने का अवसर मिला है, और उन्होंने कम बोलकर भी ज्यादा चीजें वो अपनी ओर से सदन में की व्यवस्था को ठीक बनाए रखने के लिए वो अक्सर मुझे बताते हैं। तो मैं उनका आज के इस अवसर पर बहुत बहुत उनको साधुवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। अब 280 माननीय सदस्यगण, आज मुझे नेता विपक्ष का एक और पत्र मिला है, तो मैं उस संबंध में सदन के समक्ष उनको रिप्लाई करना चाहता हूं, क्योंकि ये पत्र जो है भ्रांति फैला सकता है, और इस भ्रांति से सदन की गरिमा को ठेस भी लग सकती है। तो इसलिए मैं उनके पत्र का जवाब सदन के समक्ष दे रहा हूं। कुछ सदस्यों द्वारा दिए गए विशेष उल्लेख के नोटिस को अनुमति नहीं देने के बारे में मेरे फैसले के संबंध में मुझे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमती आतिशी जी से एक पत्र प्राप्त हुआ है। इस संबंध में मैं मान्य सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि सदन के सदस्यों को केवल उन विषयों पर प्रश्न पूछने चाहिए या चर्चा करनी चाहिए
जिनका माननीय मंत्री उत्तर दे सकते हैं या उन पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि सदन में उठाए जाने वाले मामले के विषय में ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष आरक्षित विषयों पर भी नोटिस की अनुमति केवल तब दे सकते हैं, मनाही नहीं है। जो रिजर्व सब्जेक्ट है, जो इस असेंबली का की अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उन पर भी नोटिस स्वीकार किया जा सकता है, उसके लिए मनाही नहीं है। जब उन्हें लगता है कि लेकिन जब लगता है कि यह दिल्ली के लोगों को प्रभावित करने वाला जो बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण मामला है, जिस पर सदन का तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, यानी कि कोई ऐसा रीसेंट अकरेंस जो होती है कोई इस तरह से जिसका कोई प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन रूटीन में नहीं। प्रतिपक्ष के जिन नोटिसों को मैंने स्वीकार नहीं किया था वे महज सदन की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने और सदन में संगठित व्यवधान पैदा करने का प्रयास था। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऑर्गेनाइज्ड डिसरप्शन जो है वो अलाउड नहीं होगी। राजनीति से प्रेरित डिसरप्शन अलाउड नहीं होगी। कोई भी ऐसा विषय जिसके पीछे की भावना ये हो कि सदन के इस पवित्र फोरम का हम अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करें, ऐसा हम कभी किसी को अलाउ नहीं करेंगे। विशेष उल्लेख के तहत उठाए जाने वाले तत्काल सार्वजनिक महत्व के विषयों से संबंधित होते हैं। मैंने देखा है कि प्रतिपक्ष के सदस्य जनता के सामने आने वाले वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय डिस्टर्बेंस पैदा करने में अधिक रुचि रखते हैं। वे गर्मियों के लिए सरकार की तैयारी, वेक्टर बॉर्न डिजीज जैसे वेक्टर जनित जल जनित बीमारियां, डेंगू से निपटने की तैयारियां, प्रदूषण कम करने के कदम, जल भराव, सफाई व्यवस्था, कूड़े के ढेर आदि जनहित से जुड़े मुद्दे उठा सकते हैं। इसकी बजाय विपक्षी सदस्यों का ध्यान सिर्फ मीडिया का ध्यान आकर्षित करने और सदन की कार्रवाई में बाधा डालने का ज्यादा रहता है। हमारे नियमों में विशेष उल्लेख का कोई प्रावधान नहीं है। ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो 280 हम चला रहे हैं, हमारी रूल बुक में इसका कोई प्रावधान नहीं है। 280 के लिए जो लिखा गया है वो मैं आपको पढ़ के भी मैंने पहले सुनाया था और आप कहेंगे तो मैं आज दोबारा पढ़ दूंगा। लेकिन हाँ, राज्यसभा के नियमों में है, लोकसभा के नियमों में भी नहीं है। मैंने दिखवाया, लोकसभा राज्यसभा सब जगह दिखवाया, तो राज्यसभा में है। वो मैं आपको बताता हूँ राज्यसभा में क्या है और हम उसको फॉलो करेंगे। राज्यसभा के रूल को हम फॉलो करेंगे। हमारे रूल में 280 का प्रावधान बहुत सीमित है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। ऐसा विषय उठाना जो व्यवस्था का प्रश्न ना हो। 280 के लिए सिर्फ 4 लाइन लिखी हुई है सदन में, कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई उसकी एडमिसिबिलिटी के बारे में कोई नहीं है, सिर्फ 4 लाइन लिखी गई है। ऐसा विषय उठाना जो व्यवस्था का प्रश्न ना हो। जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे जो व्यवस्था का प्रश्न ना हो तो यह सचिव को लिखित रूप से सूचना देंगे, जिसमें संक्षेप में उस विषय को बताएंगे जिसे वह सदन में उठाना चाहते हो और साथ में कारण भी बताएंगे कि वे उसे क्यों उठाना चाहते हैं और उन्हें ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिए जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के लिए दी जाएगी जो अध्यक्ष निश्चित करे। A member who wishes to bring to the notice of the House any matter which is not a point of order shall give notice to the Secretary in writing stating briefly that point which he wishes to raise in the House together with reasons for wishing to raise it, and he shall be permitted to raise it only after the Speaker has given his consent and at such time and date as the Speaker may fix. अब मैं आपको राज्यसभा के नियम बता देता हूं। हमारे यहां तो सिर्फ इतना है। राज्यसभा में एडमिसिबिलिटी के भी रीजन लिखे गए हैं कि वो एडमिट कैसे किया जाएगा। हमारे नियमों का विशेष उल्लेख में का कोई प्रावधान नहीं है। दिल्ली विधानसभा राज्यसभा में निर्धारित विशेष उल्लेख के नियमों का पालन करती रही है और करती रहेगी। राज्यसभा नियमों के नियम 120B(2) के अनुसार
यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विशेष उल्लेख का विषय उस मामले को संदर्भित नहीं करेगा जो मुख्य रूप से सरकार के विचार का विषय नहीं है। वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा गया है। फिर पढ़ देता हूं 120B2, मैं कॉपी भी आपको दे दूंगा। राज्यसभा नियमों के नियम 180B2 के अनुसार यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विशेष उल्लेख का विषय उस मामले को संदर्भित नहीं करेगा जो मुख्य रूप से भारत सरकार के विचार का विषय नहीं है। हमारे यहां वो भारत सरकार की जगह सरकार के विचार का विषय नहीं है, तो हमने अडॉप्ट किया है। तो वो हमने नियम की स्थिति में आपको बता रहा हूं। नियम 120B3 के अनुसार यह उस मामले को संदर्भित करेगा जो पहले से उठाए गए मामले के समान है। इसलिए मैंने 180B कहता है यह उस मामले को संदर्भित नहीं करेगा जो पहले से उठाए गए मामले के समान है, यानी कि एक मामले को रिपीटेशन नहीं हो सकता। यह भी साफ लिखा गया है। मामला नया होना चाहिए, पहले ना उठाया गया हो। इसलिए मैंने सचिवालय को निर्देश दिया था कि ऐसे मामलों को अनुमति ना दी जाए जो दोहराए गए हों या जो सदन में संगठित व्यवधान पैदा करने का प्रयास हो। अब जब ऑर्गेनाइज डिसरप्शन एक इशू, एक जैसी भाषा में एक जैसे मुद्दे 5-5, 6-6, 10-10 विपक्ष के सदस्य लगातार डाल रहे हैं, जिसके पीछे का एक ही मकसद है सदन को हाईजैक करना। वो हम नहीं होने देंगे। माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष का पत्र मिलने से पहले ही मुझे उनके पत्र के बारे में मीडिया से जानकारी मिल गई थी। कितने अफसोस की बात है। पत्र मुझे मिला उससे पहले भेजने का मतलब ये नहीं मैंने पढ़ लिया, लेकिन सुनिए आप, सुन लीजिए आप, वो भी मैं स्पष्ट कर देता हूं। आपने ट्वीट किया, मुझे कोई उस पर आपत्ति नहीं है। आप ट्वीट करते, मीडिया को देते, लेकिन आपने एक मेल करके और उसके तुरंत बाद मीडिया को दे दिया और मीडिया ने मुझे व्हाट्सएप